नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं जो आज भारत का नाम रोशन करके आई हैं। एएसआई पुलिस राजवीर गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2022 में शूटिंग में अपना जो है खिताब जीत कर आए हैं, गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए आज हम जुड़े हुए हैं, दिखाएंगे दर्शकों को और इनसे चर्चा का दौर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है सर आपका द न्यूज़ 15 पर। थैंक यू जी सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि दर्शक जो जानना चाहते हैं आपकी प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा रही है वो क्या रही है और आपका शुरू से क्या एम रहा है? जी, शुरू से एम तो यहाँ जो हमारा लोकल एरिया है, जो दिल्ली देहात का एरिया जो हमारा है, ये खेलों के प्रति बहुत जागरूक रहा शुरू से ही। यहाँ अलग अलग जो गेम्स हैं, रेसलिंग होगी, कबड्डी होगी और एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं, इनमें सब में हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी गए हैं। तो एक खेलों के प्रति हमारा रुझान रहा है। और जैसे ही मैं दिल्ली पुलिस में जब अपॉइंटमेंट मेरी हुई तो हमारा आर्म्स और वेपन से हमारा ट्रेनिंग हुई और हमारा एक मेरा रुझान बना। और जैसे ही मेरी पोस्टिंग न्यू पुलिस लाइन में आई 2014-15 में, मुझे वहाँ टीम को मैंने देखा, हमारी दिल्ली पुलिस की एक सेंट्रल टीम थी, तो मेरा रुझान बना कि मैं भी, पहले मेरी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन पुलिस में जाने के बाद मेरा शूटिंग के प्रति जो है एक अट्रैक्शन बढ़ा। तो मैंने देखा, मैंने वहाँ तैयारी की अपनी और उसके बाद मैं ट्रायल दे के दिल्ली पुलिस की सेंट्रल टीम में सेलेक्ट हुआ। और तब से दिल्ली स्टेट हो गए, प्री नेशनल्स हो गए, नेशनल चैम्पियनशिप्स हो गई और अलग अलग जगह ऑल इंडिया पुलिस गेम्स हो गए, इनमें मैंने कई बार पार्टिसिपेशन दिया और कुछ इवेंट्स में मेरे मेडल्स भी आए। और उसी के बेस पे हमें जो है अब एक मौका मिला वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भाग लेने का, जो कि अभी 22 जुलाई से 31 जुलाई 2022 को नीदरलैंड जो यूरोप में है, वहाँ ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। वहाँ मैंने भाग लिया और शूटिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल मैंने वहाँ पे जीता। सर, जानना चाहती हूँ कि एएसआई बन गए, पुलिस में भर्ती हो गए, क्या ये एम पहले से ही था कि आपको पुलिस में जाना है या कुछ और सोच कर बैठे थे? नहीं, ऐसा कुछ अलग से सोचा नहीं था। तैयारी करते थे पहले, फिर एग्ज़ाम्स आए तो दिल्ली पुलिस में एक रुझान था। जो हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग दिल्ली पुलिस में ही हैं, तो एक दूसरे को देखकर एक प्रेरणा मिलती है। तो मन में थोड़ा सा था कि दिल्ली पुलिस ही ज्वाइन करें, और भगवान ने सुनी और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। आज जो है देश का नाम रोशन करके आए हैं। ये शूटिंग आपने चुना, ये आपने बताया कि आपने इसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे आपका मन आया, लेकिन वहाँ पर जाकर जब आप नीदरलैंड में गए, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपको उस बीच में आई जिनको पार करके आप आज इस मुकाम पर पहुँचे? ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी कि जो ना दूर हो सके। तो कठिनाई थोड़ी थोड़ी आती रही, और जो घर परिवार यार दोस्त हैं, मेरे डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे सहयोग मिलता रहा और जो छोटी मोटी दिक्कतें थी वो दूर होती चली गई। और अब आपके सामने है जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स में हिस्सा लिया और जो मेडल्स मिले। सर, अब पारिवारिक तौर पर आ जाते हैं। परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से सपोर्ट किया गया आपको कि पुलिस में होता है, हालांकि होता है कि जैसे परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं अब तो पुलिस में भर्ती हो गई तो अब क्यों किसी और जगह पर आप अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला, परिवार ने किस तरीके से आपका साथ दिया? परिवार ने बिल्कुल 100% जो है साथ दिया। जब भी मेरे कई इवेंट्स होते थे, घर से कई दिनों तक बाहर रहना पड़ता था, खर्चा भी होता था, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे घर पर समय देना हो। मुझे पूरी तरह से उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा कि जहाँ भी जाना है जाओ, जितना समय देना दो, और जो भी खेल के लिए मुझे करना है, हर तरीके की मुझे घर परिवार से और क्षेत्रवासियों से मुझे सपोर्ट मिलती रही है। पुलिस में होते हुए आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आज मेडल भी जीत कर आए हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस की कि अपनी ड्यूटी भी देनी है और इस गेम के प्रति आपको प्रैक्टिस भी करनी है? देखो, ड्यूटी तो एक पुलिस विभाग ऐसा है, यहाँ ड्यूटी से तो हम बच नहीं सकते, कहीं पे भी हो। ये तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि ड्यूटी हमें देनी होती है। ड्यूटी साथ साथ चलती रही। ड्यूटी के साथ जैसे भी समय मिला, कभी छुट्टी वाले दिन मिल गया, अरेंजमेंट के बाद समय मिल गया, जितना भी समय मिला, घर में समय मिला या ऑफिस में समय मिला, तो अपना होल्डिंग प्रैक्टिस हम दीवार पे अपने वेपन को उठा के कर लेते, जिससे हमारी मसल्स जो हैं एक यूज टू हो।
ताकि हमारी जो कंपन होती है हाथ की स्टेबिलिटी होती है वो बनी रहे। और जितना भी अपने घर के काम से या ड्यूटी के काम से जो भी समय बचता था, और वो ज़्यादातर हमें समय मिल जाता है ड्यूटी पे, क्योंकि हम सेंट्रल टीम में हैं तो हमारी एक पोस्टिंग है सारे खिलाड़ियों की वहीं पर है, और हमारी रेंज है दिल्ली पुलिस की शूटिंग की, तो हमें वहाँ प्रैक्टिस का पूरा मौका मिलता है। और वहीं रेंज पे प्रैक्टिस करके हमने जो अपने स्किल्स हैं वे डेवलप किए हैं शूटिंग के। सर, दिनचर्या किस तरीके की बीत रही थी इस बीच कि आपको ड्यूटी भी देनी है, उसके बाद घर पर आकर प्रैक्टिस भी करनी है, और बाकी और चीज़ें जो पारिवारिक स्थिति होती है उसको भी बैलेंस करके चलना है, तो क्या दिनचर्या जा रही थी? दिनचर्या देखो ये कभी भी सेम नहीं रही कि आज ये दिनचर्या पूरे साल यही रहेगी। कभी इलेक्शंस आ जाते हैं, कभी 15 अगस्त की ड्यूटी, कभी 26 जनवरी की ड्यूटी, कभी लॉ एंड ऑर्डर की और कोई समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे कभी सीलिंग की होगी, या अब जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी में भी अभी आपने देखा होगा बुलडोजर का जो मामला चला था, वहाँ पे भी हमारे अरेंजमेंट लगे थे। कोरोना में भी हमने ड्यूटी दी है, किसान आंदोलन हुए थे, वहाँ पे भी हमारी 24-24 घंटे ड्यूटी रही है, नाइट शिफ्ट में भी, डे शिफ्ट में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो पुलिस वाले होते हैं इस चीज़ से, हालात से थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, और जैसे ही समय मिलता है वो दिन हो रहा तो प्रैक्टिस हो जाती है। और घर परिवार जो है, घर का मैंने जो बताया सहयोग मिलता रहा, तो इतनी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर रही नहीं घर की, जैसे भी जो मौका मिलता वो मैं करता रहता था, और बाकी घर परिवार वालों ने पूरा साथ दिया। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर इसकी शूटिंग की कि आज आप इस मुकाम पर पहुँचे? प्रैक्टिस तो मैंने इसकी 2014 में शुरू कर दी थी दिल्ली पुलिस की टीम में आने के लिए, और 2015 में मैं दिल्ली पुलिस की टीम में आ गया था। तब से ड्यूटी और जो आप जैसे आपने अभी सवाल किया था, इनके साथ साथ मेरी प्रैक्टिस चलती रही है, और इस बीच अलग अलग स्तर के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया और मेडल्स भी जीते। हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते अब जो है अवसर मिला दिल्ली वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भाग लेने का। जो लोग इसी तरीके के गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरीके से उन्हें अपने आप को डेवलप करना है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, कामयाबी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही एक मात्र जरिया होता है स्पोर्ट्स में, इसमें कोई किसी तरह की और कोई बात तो नहीं, लेकिन ये है कि अपने गेम को समय दो और अपना जो शेड्यूल है वो बनाओ, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का। ये तो एक खिलाड़ी को डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ता है। उसके साथ अगर जॉब है तो अपना ड्यूटी दो, जो खाली समय बचे वो अपने नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से खिलाड़ी को खुद देख के मैनेज करना होता है, ताकि हम एक कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ समय दे पाए। ये नहीं कि 10 दिन हमने लगातार प्रैक्टिस कर ली, फिर 1 महीना हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो 10 दिन किया हुआ भी बेकार है। चाहे थोड़ा करो, लेकिन कंटिन्यू डेली कुछ ना कुछ करते रहो अपने गेम के प्रति। अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय गेम ये जीत कर आ चुके हैं, इसके बाद आपके निवासी जहाँ पर निवास स्थान पर जब आप आए, तो किस तरीके से स्वागत किया गया? भारत में जब आप आए, आपके देश ने आपका किस तरीके से स्वागत किया? जब हम वहाँ विदेश से यहाँ लौट कर आए, मेडल लिया, तो यहाँ हमें पहले से ही पता, थोड़ी सी जानकारी मिल गई थी कि लोगों में काफ़ी उत्साह था। यहाँ काफ़ी एक रैली का भी आयोजन किया गया, और काफ़ी बड़ी तादाद में जो महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं वो उपस्थित थे स्वागत के लिए। और इतना जो एक लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, मैं खुद देखकर इतना मतलब अच्छा लगा कि इतने लोग स्वागत के लिए आए हुए हैं, और सब ने अपना पूरा फूल मालाओं से और आशीर्वाद से जो है प्यार और जो स्नेह है वो दर्शाया मेरे लिए। जो आप इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गए थे, जिस जगह पर गए थे नीदरलैंड, वहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से आपकी इस प्रतियोगिता को आयोजित कराया, उस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो दृश्य जो आपके शब्दों से वो महसूस कर उसको अपनी इमेजिन कर पाएँ, कल्पना कर पाएँ कि वहाँ पर इस तरीके का माहौल रहा हो। वहाँ पर माहौल एक बहुत ही बढ़िया माहौल था, सब एक दूसरे की कोऑपरेट कर रहे थे। जो विदेशों से जो दूसरी टीम्स के जो देशों के खिलाड़ी आए हुए थे, उन्होंने एक दूसरे का पूरा कोऑपरेट किया था। जैसे हमारी शूटिंग में इक्विपमेंट्स भी होते हैं, कभी हमारा नहीं किसी और का भी कोई अगर कमी थी तो एक दूसरे की उन्होंने पूरी सहायता की। और जो नीदरलैंड की जो ये संस्था थी, ये संस्था तो अमेरिका की है, वो आयोजन ये नीदरलैंड में हुआ था, और उन्होंने भी पूरा हर तरीके से सहयोग दिया। किसी भी तरह की खिलाड़ी को उन्होंने अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने दी। हमें वहाँ पर ना घूमने फिरने की, ना रहने की, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, ना खाने पीने की।
वहाँ पर जब आप जीत आपको हासिल हुई और मेडल आपको पहनाया जा रहा, तो वहाँ पर भारत का क्या स्तर आपको देखने के लिए मिला? किस तरीके से वहाँ पर भारत को तवज्जो दी गई? जी बिल्कुल, जो भी देश मेडल जीतता था वहाँ उसके लिए अलग से क्लैपिंग और एक जो जीत का एक माहौल होता है वो क्रिएट था। एक जो खेल भावना थी वो वहाँ पर पूरी 100% देखने को मिली थी। और भारत का प्रदर्शन तो वहाँ लगभग हर गेम में बहुत अच्छा रहा था। हमारा इवेंट तो थोड़ा अलग था, जो मेन सेंटर था उससे अलग, क्योंकि शूटिंग रेंज अलग है, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकती, हमारे लिए तो एक खाली जगह थी, तो वहाँ तो हम इतना नहीं जा पाए। लेकिन जो पता चलता है भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ इन गेम्स में रहा और अच्छी सपोर्ट वहाँ मिली हमें नीदरलैंड से भी। आपने जिस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया शूटिंग, उसमें एक ध्यान केंद्रित वाली बात जो है वो सबसे पहले आती है कि यदि आपका मेंटल हेल्थ, आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है तो आप इस प्रतियोगिता में विजेता तो क्या शूटिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर बना के रखते थे? जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट जो आपने बताया, मुझे लगता नहीं था कि किसी भी सिविलियन को इस तरह का शूटिंग के बारे में पॉइंट पता होगा, क्योंकि हर इवेंट का एक अलग खेलने का तरीका होता है। हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके और जो दूसरे इवेंट्स होते हैं उनमें हम अपनी जो स्तर है खेल का वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शूटिंग इसमें बहुत डिफरेंट गेम है। हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपना मैच अच्छा नहीं कर सकते। हमारे जो स्किल्स हैं हमें उन पर ही फोकस करना होता है। मैच चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें अलग से सोचना नहीं होता, हमें कंसंट्रेशन करना होता है अपने एम पर, अपने टारगेट पर, और बेसिक्स पर ही हमें शूटिंग करनी होती है। हमें दूसरे के गेम से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ फोकस करना होता है अपने इवेंट के ऊपर, और जो बेसिक्स हैं उसी पे शूटिंग करनी होती है, और तभी हम एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाते हैं। शुरुआत में हमें दिक्कत आती थी, मैच के अंदर थोड़ा मैच प्रेशर होता था और प्रैक्टिस बढ़िया होती थी, मैच में स्कोर बढ़िया नहीं आता था। फिर धीरे धीरे एक मेंटल प्रिपरेशन होती है, अपने आप को फोकस करना होता है कि हम इधर उधर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा अच्छा करने का सोचना जो होता है वो ना सोचें, किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर ना लें, और जो बेसिक्स हैं उस पर काम करें। सर, बाकनेर गांव के रहने वाले हैं आप, और यहाँ पर किस तरीके से खेलों में रुचि जो आई है लोगों की, आपके साथ और भी ऐसे साथी हैं जो आपने नाम बताए, मैं चाहती हूँ दर्शकों को दोबारा बताएं वो नाम जो यहाँ से निकले हैं स्पोर्ट्स में और आपके गांव का नाम रोशन किया है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, किसने ने सपोर्ट किया यहाँ पे गांव में? दरअसल गांव के लोगों में जिस तरीके से प्रेरणा होती है, एक जुनून होता है स्पोर्ट्स के लिए, वो कैसे आगे बढ़ा, उनको कैसे मार्गदर्शन किया गया? जी, मैं आपको बताऊं, जो गांव है मेरा बागनेर गांव, दिल्ली के नरेला क्षेत्र का गांव है बागनेर, और यहाँ खेलों का जब से मैं छोटा सा था तब से पहले से ही हमारे यहाँ एक अखाड़ा भी है और एक खेल परिसर भी है। तो यहाँ के जो जितने भी युवा हैं, यहाँ का खेलों के प्रति रुझान और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा ही रहा है। और यहाँ विभिन्न अलग अलग जो गेम्स हैं, कबड्डी हो गया, रेसलिंग हो गया, रनिंग हो गया, और भी कई तरह के गेम्स हैं। वहाँ से सैकड़ों में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गए हैं। अब जैसे रवि दहिया है, अभी ओलंपिक में इनका मेडल आया था, अभी कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल आया है। और मेरे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं दिनेश भारद्वाज जी, ये अर्जुन अवार्डी हैं, यहाँ बागनेर गांव के ही हैं। कबड्डी में एशियन चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता था और इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। ये खेलों में बहुत ही सक्रिय भूमिका देते हैं। एक अखाड़ा हमारे गांव में, वहाँ से भी सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो निकले हैं। और जो दिनेश भारद्वाज जी हैं उनका, और जो खिलाड़ी हैं जो भी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकलते हैं, वो जो अपने से छोटे जो हम हैं बाद में, उनका बहुत ही सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और मोरल सपोर्ट भी उनकी रहती है और मार्गदर्शन भी उनका रहता है। तो हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत ही खेलों के प्रति इनका बहुत रुझान है यहाँ के लोगों का, और इसमें दिनेश भाई इनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। ये अब भी मेरे जो इवेंट है उनका इवेंट भी नहीं है, फिर भी मुझे बीच बीच में कभी भी कोई छोटी मोटी कोई दिक्कत परेशानी होती है, मैं दिनेश भाई के पास जाता रहता था और उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। सर, अगर कोई व्यक्ति इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेलना चाह रहा है और हमारे भारत का नाम रोशन करना चाह रहा है, तो वो किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरेगा, उसे किस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा और किस तरीके से उसे आगे बढ़ने के लिए किन किन कदमों पर जाना पड़ेगा, इसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए। जी, अगर कोई नया खिलाड़ी है और शुरू करना चाहता है शूटिंग को, तो जो पहले से जो खिलाड़ी हैं उनसे एक बार उनको सलाह ज़रूर करनी चाहिए। अलग अलग रेंजेस खुली हुई हैं, दिल्ली में बहुत सारी रेंजेस हैं,
जो मेन रेंज है, जो सरकारी रेंज है तुगलकाबाद की, वहाँ जाकर जो कोचेज़ हैं एक बार उनसे बात करें कि मेरा ये एज ग्रुप है, क्योंकि ये अलग अलग एज में अलग अलग लेवल की कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो एक बार सलाह करके और मार्गदर्शन लेके तब करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर बिना मार्गदर्शन के हम कोई भी गेम करते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, और जो एक एनर्जी होती है वो गलत डायरेक्शन में जाएगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर चाहिए। बिना किसी गाइडेंस के या कोच के आपको कोई भी गेम शुरू नहीं करना चाहिए। सर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके सफलता के पीछे किसका हाथ रहा है, किससे आपने प्रेरणा ली है, कौन आपके गुरु रहे हैं, और किसने आपकी इस विजेता का श्रेय आप किसे देना चाहें? इस जीत का श्रेय देखो किसी पर्टिकुलर एक को तो मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग रहा है। मेरे जो दोस्त हो गए, क्षेत्रवासी हो गए, डिपार्टमेंट के लोग हो गए, परिवार के लोग हो गए, इनका सबका मिला जुला सहयोग है। और अगर सबका सहयोग मिलता तभी कोई खिलाड़ी ऊपर तक जा पाता, नहीं तो टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सर आपने अपने गुरु किसी से आपने शिक्षा ली है जो आपको सिखाते थे, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि किन से आपने सीखा है और किस तरीके से उन्होंने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है? नहीं, ऐसा देखो, अगर मैं सिविलियन होता या मुझे अलग से इंडिविजुअल कोई गेम करना होता तो मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ती। हमारी तो एक सेंट्रल टीम थी, काफ़ी बड़ी टीम है हमारी, लगभग 20 खिलाड़ी हैं उसमें। तो वो उसमें कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे, कुछ नए खिलाड़ी भी थे, जिनसे हमें बीच बीच में मार्गदर्शन, जो बेसिक स्किल्स हैं शूटिंग के, वो कब किस कंपटीशन में भाग लेना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो ये छोटी मोटी दिक्कतें जो एक नए शूटर को आती हैं, जो एक हमारी संगठित जो टीम थी, हमारे जो इंचार्ज जो सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, जो बदलते रहे हैं टाइम टू टाइम, कोई एक लगातार नहीं रहा, कभी ट्रांसफ़र हो गया, कभी कुछ हो गया, तो लेकिन टीम हमारी एक रही है। और टीम का जो एक मिला जुला सहयोग है और जो जानकारी है, उसके साथ हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और अलग अलग इवेंट्स में, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेके हम आगे बढ़ते चले गए। बहुत अच्छा लगा है रिज़ल्ट देखकर कि आज हमारे भारत का नाम जो है अलग अलग तरीके से जो है रोशन हो रहा है, ख़ास करके स्पोर्ट्स में। आप देख रहे होंगे हमें लगातार खबरें भी सुनने के लिए मिल रही हैं। उसमें से एक नाम हमारे साथ राजवीर गौड़ जी भी हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद थे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने हमारे साथ चर्चा की, हमें अपना थोड़ा सा समय दिया और हमारे दर्शकों को आज अपने बारे में, इस गेम के बारे में थोड़ी नॉलेज दी, जिससे बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।